चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। बैकग्राउंड नॉइज कुछ आ रहा होगा ना, ये बेसिकली ना दिल्ली में चुनाव है तो अपना लगे हुए धुआंधार लगे हुए हैं। खैर हम लोग अपना काम करेंगे, मजे से पढ़ते रहिए। पीरियड 365 जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, इकोनॉमी का भी देखते हैं। आज का आर्टिकल क्या है, इसके पहले डिस्कस हो चुका है। आज क्या है, रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। क्या है, RBIOS। सुर्खियों क्यों था, भारतीय रिजर्व बैंक ने लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 जारी की है। ठीक है, यह एकीकृत लोकपाल योजना RBIOS 2021 के तहत रिजर्व बैंक द्वारा जारी पहली विशिष्ट रिपोर्ट है। याद रखिएगा, पहली विशिष्ट रिपोर्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसके द्वारा जारी की गई, RBI के द्वारा। ये बात क्लियर। अब बात क्या आती है कि रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना RBIOS 2021 के बारे में, 2021 के बारे में देखिए क्या है। पृष्ठभूमि, RBIOS को RBI के वैकल्पिक शिकायत निवारण AGR फ्रेमवर्क के रूप में आरंभ किया गया। कब, 2021 में। ठीक है, RBIOS का प्रमुख कार्य RBI के तहत क्या काम है, ये ध्यान रखिएगा कि RBI के तहत विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का शीघ्र और लागत प्रभावित तरीके से समाधान करना है। ठीक है, एक चीज ये है। उसके बाद क्या आता है, गठन कैसे होता है सर, गठन कैसे करेंगे। यह योजना RBI द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, RBI अधिनियम 1934 और भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार की गई है। ये कुछ जो है गठन के इसके माध्यम है। उसके बाद कहता है उद्देश्य क्या है। उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य RBI की विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का निःशुल्क समाधान प्रदान करना है। निःशुल्क, ये चीज ध्यान रखिएगा कि निःशुल्क समाधान। सर फ्री में मिलेगा क्या, बताइए, फ्री हम चलते हैं, हम भी चलेंगे क्या भाई, मतलब फ्री में मिल जाए कुछ भी चले जाएंगे लेने क्या किया जाए, फ्री का अलग मजा है, लेकिन वही है कि हर जगह नहीं जाते हैं लोग। खैर, कवरेज, यह योजना निम्नलिखित विनियमित संस्थाओं को कवर करती है। किसको कवर करती है, सभी वाणिज्यिक बैंक, याद रखिएगा, वाणिज्यिक बैंक बात हो रही है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, याद रखिएगा, अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक, तीन हो गए ना, तथा 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक के जमा आकार। 50 करोड़ सर, 50 करोड़ अगर ऑप्शन में आ जाएगा और आपको लिखा रहेगा 100 करोड़, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 100 इतना कौन फैक्ट याद करेगा, तो थोड़ा सा बस आइडिया लगा रखिए, वो कुछ नहीं करिए। जमा आकार वाले गैर अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक, ये रहा कुछ। अब देखिए क्या है कि ऐसी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को छोड़ करके, याद रखिएगा, सभी NBFC सभी गैर वित्तीय कंपनियां, ठीक बात है वित्तीय कंपनियां, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस को छोड़ करके आ जाएगा, हाउसिंग फाइनेंस को छोड़ करके। ऐसे कैसे, तुरंत दिमाग में आ जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, तुरंत आप कर कुछ जमा स्वीकार करने या ग्राहक से लेन देन के लिए अधिकृत तथा जिनकी परिसंपत्ति का आकार 100 करोड़ रुपए से या उससे अधिक है। 100 करोड़ सर, एक बार 50 करोड़ बोल रहे हैं, एक बार 100 करोड़ बोल रहे हैं, तो एक बारीकियां ध्यान रखिएगा। भुगतान प्रणाली, पेमेंट सिस्टम के सभी भागीदार शामिल होते हैं। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां CICs ये भी शामिल होती हैं। ये रहे कुछ कवरेज में। अब आता है लोकपाल की नियुक्ति। लोकपाल सर राज्यपाल की तरह भाई लग रहे हैं क्या उनके वो नहीं होते भाई, लोकपाल अलग हैं। सोच रहे हैं कि सर क्या पता राज्यपाल की तरह होंगे, हम तो यही सोच रहे थे, उस मिलते जुलते होंगे तो उन्हीं की शक्तियाँ हम सोच लेंगे, उन्हीं तुक्का मार देंगे, जिससे वो पढ़े हैं उस पर, इस पर कोई क्वेश्चन है हम उसी का समझ लेंगे, अपने समझ लेंगे, अपने समझ करके आईएएस बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। फिर क्या होता सर, देखिए लोकपाल में RBI अपने एक या अधिक अधिकारियों को लोकपाल और उपलोकपाल और उपलोकपाल के रूप में नियुक्त करता है अपने अधिकारियों। इनका कार्यकाल एक बार में अधिकतम 3 वर्ष होता है। तो राज्यपाल कितना कार्यकाल होता है जरा सोचिएगा, होता होगा सर, कुछ तो होता ही होगा, बताइएगा। ठीक है, अधिकतम कितना होता है, 3 वर्ष। शिकायतों का निपटान, इसमें क्या है, वर्तमान में शिकायतों का निवारण निर्णयन RBI लोकपाल के
24 कार्यालयों ORBIOS के साथ साथ केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र CRPC द्वारा किया जाता है। क्लियर हो बात। अब आता है कि विनियमित संस्थाओं में स्वनियामक संगठन SROs को मान्यता देने के लिए व्यापक फ्रेमवर्क। अब सवाल ये SROs क्यों चर्चा में आ गया भाई, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई सर जी, बताइएगा पहले अच्छे से। बताते हैं बच्चों आपको तो सुर्खियों क्यों था। RBI ने विनियमित संस्थाओं में स्वविनियामक संगठनों को मान्यता देने के लिए व्यापक फ्रेमवर्क कौन तैयार किया है सर। विनियामक के लिए हम तो सोचे राज्यपाल करेगा, केंद्र सरकार करेगा। अच्छा RBI किस लिए बैठा सर, RBI केवल नोट गिनेगा। अच्छा RBI ने किया, ठीक याद रखिएगा। अब सवाल ये SRO क्या है सर। SO मैं जानता हूँ, बीच में RO या R आ जाए तो हम क्या करें सर। मैंने तो SRO में RO भी जानता हूँ और SO जानता हूँ, बीच में R आ गया मुझे नहीं पता है, फिर देखिए पता कैसे करिए। SRO मतलब स्व विनियामक संगठनों के निम्नलिखित उद्देश्य क्या होते हैं। SRO उद्देश्य क्या होते हैं देखिए, नियमों के अनुपालन की संस्कृति, मतलब ये चाहते हैं SRO की नियम जो अनुपालन को अच्छे से हो, ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं, ये इनका काम है, ठीक है। और ये करते हैं लघु संस्थाओं का समर्थन, लघु संकाओं का नहीं, लघु संस्थाओं का। पता है सर, लघु संकाओं बोलिए, लघु संस्थाओं बोलिए, कुछ भी बोलिए, ऐसा कैसे IAS बनने जा रहे हैं। और आप सोच रहे कुछ भी बोल देंगे मजा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अपने सदस्यों की सामूहिक अभिव्यक्ति के रूप में काम करना, अपने सदस्यों के, ठीक है, सामूहिक अभिव्यक्ति। क्षेत्रक से संबंधित जानकारी एकत्र करना, किससे संबंधित, क्षेत्रक से संबंधित। अनुसंधान एवं विकास की संस्कृति को बढ़ावा देना, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसकी संस्कृति क्या करना है, बढ़ावा देना। सर बढ़ावा कैसे देंगे भाई, इसके लिए काम करेंगे, वो ऐसे तो है नहीं बैठे रहेंगे भगवान भरोसे। एक दिन तो हमारा संस्कृति सब बढ़ ही जाएगा, तब देखो भगवान कब बढ़ा देते हैं, तो ऐसे थोड़ा काम चलेगा। उसको दिन रात काम करना पड़ता है। चलिए पात्रता क्या होती है। SRO का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत और एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में किया गया। किससे, गैर लाभकारी, मतलब लाभ नहीं लेना इनको, ऐसा कुछ है, ठीक है। इनकी पर्याप्त नेटवर्थ होनी चाहिए। अच्छा भाई, पर्याप्त नेटवर्थ होनी चाहिए तथा शेयर होल्डिंग अलग अलग संस्थाओं के पास होनी चाहिए, शेयर होल्डिंग अलग अलग संस्थाओं के पास होनी चाहिए। और देखिए उसे अपने क्षेत्र की प्रतिनिधि संस्था होना चाहिए, प्रतिनिधि संस्था, ठीक है ना, ये रहा। अब बात कर लेते हैं SRO की विशेषताएं। सर विशेषता क्या होती है, क्या विशेषता होंगी। पैसा लूट रहे हैं, सब लूट करके बर्बाद कर दे रहे हैं, गरीबों को पैसा शोषण कर ले रहे हैं, सब यही सब कर रहे हैं, गरीब बेचारे मरे जा। जब चाय की टपरी चर्चा होता है ऐसे होता है कि सब लूट रहे हैं, बस खाली जो है गरीब बेचारा जो है सबसे परेशान है, बाकी सब तो खा जा रहे हैं पैसा। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। देखिए विशेषता क्या है, SRO के पास पर्याप्त अधिकार होते हैं। किस लिए, किसका क्या अधिकार, क्या करेंगे ये प्राधिकार मेंबरशिप एग्रीमेंट से प्राप्त होते हैं, मेंबरशिप एग्रीमेंट होता है उससे प्राप्त होता है इनको अधिकार, ठीक है। इसका गवर्नेंस तंत्र भी मजबूत होता है। क्या मजबूत होता है, गवर्नेंस तंत्र भी मजबूत होता है, ठीक है। यह अपने क्षेत्र की निगरानी के लिए नियमों के अनुपालन की संस्कृति, अभी ऊपर चर्चा हुआ था कि अपने क्षेत्र की निगरानी के लिए नियमों के अनुपालन की संस्कृति और निगरानी के तरीकों में सुधार, ये तो मानक विकसित करेंगे। दोनों पॉइंट ध्यान किया, क्या नियमों के अनुपालन में संस्कृति। सर ये क्या इसमें खिचड़ी बना दे रहे हैं क्या, नहीं भाई खिचड़ी नहीं है। देखिए नियमों के अनुपालन में संस्कृति और निगरानी के तरीकों में सुधार, ऐसा भी क्या, बिल्कुल ऐसा ही है। अब क्या आता है, अब आता है गवर्नेंस फ्रेमवर्क। अब इसमें गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या है, देखिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन AOA, उपनियमों के माध्यम से गवर्निंग बॉडी के कामकाज के तरीके बताए जाएंगे और SROs के कार्य तथा कार्य तय किए जाएंगे, ठीक है। ये मेन एक चीज है। इसके निदेशक मंडल में अध्यक्ष सहित कम से कम 1/3 स्वतंत्र सदस्य होंगे। सर ये स्वतंत्र सदस्य कौन होते हैं, बाकी सब बधे हुए सदस्य क्या। ऐसा मत सोचा करिए, ठीक है ना, ऐसा सोचेंगे हम गड़बड़ा जाएगा। थोड़ा सा अपने दिमाग को खोले रखिए। सो गए बीच में, सर नींद आ रही बहुत तेज, क्या करें, तो फिर सो जाइए, फिर उठिएगा 25 मई को सर पेपर देने जाना है। संबंधित अधिनियमों तथा RBI द्वारा जारी विनियमों, दिशा निर्देशों, अन्य निर्देशों या सर्कुलर्स का पालन करना होगा। ये कुछ रहे पॉइंट। उसके बाद अब क्या आता है, अब आता है यूनिवर्सल बैंक। ये कौन सा बैंक सर, यूनिवर्सल बैंक, यूनिवर्स से यूनिवर्सल बन गया। अच्छा ऐसा है। अब फिर ब्रेक करिए, ऐसे नया कॉन्सेप्ट निकालिए अपने से ही। जब पेपर में आ जाता है ऐसा ही सोचता उल्टा पलटा। पढ़िए आराम से,
क्या है, सुर्खियों क्यों है? आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंकों को, एसएफबीज को ऑन टैप लाइसेंसिंग के तहत, ऑन टैप लाइसेंसिंग के तहत यूनिवर्सल बैंकिंग में बदलने के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं। किसने किया है? आरबीआई ने। किसको? एसएफबीज। ठीक है, किसके तहत पता है। अब सवाल ये है कि सर यूनिवर्सल बैंक है क्या, बताइए। बैंक सर पता है हमको, लेकिन यूनिवर्सल लगा दिया इसलिए हम कंफ्यूज हो गए। देखिए क्या है इसमें, सुनिएगा। यूनिवर्सल बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो वाणिज्यिक और निवेश बैंकिंग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं से अधिक वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। क्या बोला? फिर से सर एक बार फिर से। नहीं बोलेंगे? ऑनलाइन है तभी नहीं बोलेंगे? भाई डराना नहीं है, कुछ भी हो जाए। देखिए क्या, फिर से। ऐसे बैंक होते हैं जो वाणिज्यिक बैंकिंग, ठीक है, और निवेश बैंकिंग द्वारा, एक वाणिज्यिक बैंक होता है, पता होगा आपको ना, निवेश बैंक एक होता है, तो इनके द्वारा जो सेवा दी जाती है ये उससे अधिक वित्तीय सेवाएं देंगे। जैसे क्या देंगे? बीमा उत्पाद बेचना, ये भी सेवा दे देंगे ये। इसलिए क्या हो गई? यूनिवर्सल बैंक हो गया। अच्छा ठीक है, आगे चलिए। आगे कहाँ चले? देखिए, अभी स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक, लघु वित्त बैंक ग्राहकों को सीमित सेवाएं दे रहे हैं। समझ ना? स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं ये लघु वित्त बैंकिंग को बोलते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक को, जो एसएफबी बोल रहे थे अभी। ये क्या है? ये ग्राहकों को सीमित सेवाएं दे रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है। तो फिर क्या होगा? उन्हें उन क्षेत्रों में ग्राहकों से नगद जमा स्वीकार करने या उन्हें ऋण देने की बुनियादी सेवाएं देने की अनुमति है जहां बैंकिंग सेवाओं की बहुत कम पहुंच, बैंकिंग सेवाएं पहुंच ही नहीं रही है। देख रहे ना, बैंकिंग सेवाएं पहुंच ही नहीं रही, वहां पर भी इनको अधिकार मिल रहा है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब सवाल ये है कि सर आपने, चलिए ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर दी। यूनिवर्सल बैंक हम समझ में आ गया, थोड़ा समझ में आ गया। नहीं समझ में आएगा तब हम तुक्का मार देंगे वहाँ पे जाकर के, क्योंकि हमको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ऐसे करेंगे उल्टा पल्टा सब गलत हो जाएगा। जो आ रहा वही करिए सही। आता है ऑन टैप लाइसेंसिंग। ये क्या है? ऑन टैप लाइसेंसिंग। देखिए, यह व्यवस्था 2016 में शुरू हुई थी। ठीक बात है, इसको आने वाले नए क्वेश्चन में आ जाएगा तो ठीक है, कर देंगे। इस व्यवस्था के तहत बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, क्या करने के लिए? बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पूरे वर्ष आरबीआई के पास आवेदन किए जा सकते हैं। समझ गए ना क्या कहा? इसमें क्या होता है कि बैंकिंग लाइसेंस लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए पूरे वर्ष आरबीआई के पास आवेदन कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑन टैप लाइसेंसिंग। ऑन टैप सर, टैप ये तो नई चीज़ है। ऑन टैप क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। ऑन टैप लाइसेंसिंग का मतलब क्या है? अब आप सोच रहे हैं सर लाइसेंस भी पढ़े हैं, टैप भी जानते हैं, ऑन भी जानते हैं, लेकिन ऑन भी नहीं, अब तीनों मिलाकर कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो डिफरेंस याद रखिएगा। उसके बाद क्या है कि 2016 से पहले बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन मांगे जाने पर आरबीआई के पास लाइसेंस है तो अप्लाई करना पड़ता था। अच्छा, ऐसी बात है सर, तो बहुत अच्छा बात है फिर तो। ऑन टैप लाइसेंसिंग अच्छी बात है, लेकिन पेपर में आया तो अच्छी नहीं लगेगा। ये कहाँ से पूछ लिया। यूनिवर्सल बैंक बनने हेतु एसएफबीज के लिए पात्रता। अच्छा, यूनिवर्सल बैंक जो बनने के लिए एसएफबी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनकी कुछ पात्रता भी है सर। इनकी पात्रता होती है। हाँ, पात्रता होती है। क्या होती है पात्रता? जरा देखिए सर, इनका लंबाई होना चाहिए, चौड़ाई होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? ये पढ़े लिखे दिवाले तो नहीं होने चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? कहाँ पात्र सोच रहे हैं? ये पॉलिटी ज़्यादा पढ़ लिया लग रहा है। देखिए क्या है, नेटवर्थ इनका, इकोनॉमी है तो पैसे वाली बात होगी। क्या होगा? नेटवर्थ इनका कहता हूँ। देखिए, एसएफबीज की न्यूनतम नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1000 करोड़ रुपए। सर ये तो बहुत कम लग रहा है पैसा। हाँ, कम लग रहा है। रखे होंगे ना जेब में, अभी जेब में हाथ डालेंगे तो 1000 5000 करोड़ तो निकल जाएगा। एकदम हवा में है। इकोनॉमिक पढ़ना सब कुछ एकदम। देखिए, मौजूदा दर्जा क्या होता है? मौजूदा दर्जा क्या होना चाहिए इनका? देखिए, एसएफबीज को अनुसूचित बैंक होना चाहिए। अनुसूचित बैंक मतलब जो अभी आर्टिकल बता रहे थे 1934 वाला आरबीआई अधिनियम, उसमें रजिस्टर होना चाहिए। क्या है? उसके पास कम से कम 5 वर्षों के संतोषजनक प्रदर्शन का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। वित्तीय स्थिति क्या होनी चाहिए? अब तक मौजूदा दर्जा की बात हो रही थी, दर्जी नहीं दर्जा। अब उसके बाद कहता कि वित्तीय स्थिति क्या होनी चाहिए। देखिए क्या स्थिति होनी चाहिए। लाभप्रदता क्या है? लाभ। विगत 2 वित्तीय वर्षों में निवल लाभ दर्ज किया गया हो। विगत 2 वित्तीय वर्षों में क्या निवल लाभ मिला, नेट जो है पूरा लाभ मिलना चाहिए, लाभ मिला होना चाहिए, ऐसा। अच्छा, ऐसा है। परिसंपत्ति गुणवत्ता, एसेट क्वालिटी, पिछले 2 वित्तीय वर्षों में जो एसेट क्वालिटी है वो पिछले 2 वित्तीय वर्षों में, देखिए एक चीज़ है जीएनपीए, एक है एनएनपीए। सर ये तो हमने सुना नहीं है आज तक ज़िंदगी में। हम तो सर बस केवल एनपीए
सुने हैं, या जी तो कभी हम सुने नहीं, जी लगा दें क्या हो जाए, नॉट एन लगा दें नॉट हो जाएगा क्या, ऐसा नहीं है। सुनिए ध्यान से क्या है, सुनिए क्या है कि जीएनपी जो सकल, जी मतलब ग्रॉस होता है, सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति 3% से कम या उसके बराबर होनी चाहिए। याद रखिए जीएनपी के 3% या उससे 3% से कम या उसके बराबर। एक बात क्लियर होगी, ठीक है। बात एक है एनएनपीए, 1% या उससे 1% से कम या उसके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एक एनएनपीए, एनएनपीए का था निवल नेट, नेट कितना चाहिए, 1% के बराबर या उससे कम। लेकिन जो जो ग्रॉस है वो कैसे होना चाहिए, वो होना चाहिए 3% से कम या उसके बराबर। बात क्लियर? नहीं सर क्लियर नहीं हुआ। सर क्लियर तो हो जाता फिर याद नहीं आता। अच्छा अच्छा, स्टॉक लिस्टिंग क्या है फिर? ये स्टॉक लिस्टिंग सर कुछ लिस्ट उस्ट करेंगे आराम से, उसी में स्टॉक लिस्टिंग तो अच्छा ऐसे बोल देंगे। देखिएगा लिखा है एसएफबीज का शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में क्या होना चाहिए, सूचीबद्ध होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया ना, सूचीबद्ध होना चाहिए, लिस्टिंग होनी चाहिए। लेकिन किसका बात हो रहा है, शेयर की बात हो रही है, स्टॉक लिस्टिंग बात हो रही है। किससे संबंधित है, तो ऑप्शन दिया जाएगा किताब कॉपी लिस्ट करने के लिए। हाँ फिर तो ठीक बात है। प्रमोटर के लिए पात्रता है ये सर, क्या प्रमोटर भी होते हैं क्या इसमें? देखिए होते हैं नहीं होते हैं, प्रमोटर के लिए पात्रता है। देखिए क्या है, एसएफबीज के यूनिवर्सल बैंक में बदलने की अवधि में नए प्रमोटर को शामिल करने या मौजूदा प्रमोटर्स को बदलने की अनुमति नहीं होगी। पॉइंट नहीं होगी। आरबीआई द्वारा पूर्व में मंजूर प्रमोटर शेयरधारिता आवंटन योजना में किसी भी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं होगी। पॉइंट प्राथमिकता क्या है, ऋण पोर्टफोलियो में विविधता वाले एसएफबी को यूनिवर्सल बैंक में बदलने में प्राथमिकता दी जाएगी। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है, ऋण पोर्टफोलियो में विविधता वाले एसएफबीज को यूनिवर्सल बैंक मतलब जिसमें जो है ऋण पोर्टफोलियो विविधता होगी उनकी बात हो रही है। ठीक है, एक बात क्लियर होगी। अब सवाल ये है सर, पहले तो ये बताइए कि एसएफबी लघु वित्त बैंक के बारे में क्या करने जान करके जाना है क्या आपको वहाँ? नहीं, हमको जाना नहीं सर, हमको जानना है। अच्छा, जाना और जानना में अंतर होता है, ठीक बात है। चलिए देखिएगा, उत्पत्ति सर, इसकी उत्पत्ति क्या, बंदर से हुआ क्या? नहीं बंदर से नहीं हुआ मेरे भाई, कहाँ से सर, इसकी उत्पत्ति पहले बताइए कहाँ से हुई है? पैसा से हुआ, 2 रुपये से 1 रुपये? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए उत्पत्ति क्या है। लघु वित्त बैंकों की स्थापना की घोषणा 2014 के 14-15 के केंद्रीय बजट, अच्छा केंद्रीय बजट शुरू हुआ था। मेंस में लिख लीजिएगा, जब मेंस में लिखना पड़े ना तो वहाँ पर लिखेंगे, जब कभी बात आए कि लघु वित्त बैंक को कहाँ उत्पत्ति हुई थी। सोच रहे हैं सर उत्पत्ति अपने से लिख दें क्या, हम ब्रह्मांड में कहीं तो हुआ होगा। हो चुका फिर तो ठीक है। और पंजीकरण क्या होता है, इन्हें कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पॉइंट ध्यान रखिएगा। लाइसेंसिंग क्या होता है इसमें, ये बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत लाइसेंस प्राप्त और शासित है। ये देश के किसी भी हिस्से में, देश के किसी भी हिस्से में संचालित हो सकता है। अब आप दे दिए एसएफबीज जो है देश के केवल उत्तरी भाग में या देश में वहीं पर संचालित हो सकते हैं जहां पैसा खूब होगा। अब आप तो उल्टा पल्टा मार रहे हैं सर, ये भी तो सकता है, ये भी तो सकता है। नहीं, देश में किसी भी हिस्से में संचालित हो सकते हैं, क्लियर बात है। न्यूनतम पूंजी आवश्यकता 200 करोड़ रुपए। अरे भाई साहब सर 200 करोड़ रुपए, सर मेरे पास आया 2-3 लाख करोड़, क्या करें, जमा कर दें? फिर तो हो चुका। इतना पैसा तो ईडी सुन रहा होगा ध्यान से। अच्छा कहाँ रखे पैसा? तो 200 करोड़ रुपए कुछ एसएफबीज को छोड़ करके, सभी एसएफबीज नहीं, सभी एसएफबीज नहीं, ध्यान रखिएगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक, फुल फॉर्म ही भूल गए, तो ध्यान रखिएगा। समायोजित निवल बैंक ऋण, ये क्या है? एएनबीसी क्या है? समायोजित निवल बैंक ऋण, एएनबीसी। इसमें क्या है, एसएफबीज को अपने एएनबीसी का 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देना होता है। कितना? 75%, ध्यान रखिएगा। कितना देना होता है? 75%। ठीक है, एक ये हो गया। अब उसके बाद कहता है शहरी सहकारी बैंक। टाइम 19 मिनट हुआ है, कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करना है तो करना है, बात खत्म। अब इसमें नहीं, हम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, पढ़ना तो पढ़ना है। चलिए शहरी सहकारी बैंक, सर सहकारी तो सुना है, बैंक भी सुना है, शहरी भी सुना है, तीनों मिला देंगे क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा, यूसीबी। क्या? यूसीबी, अच्छा सीबी बोल देंगे सर, ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। सुर्खियों क्यों थे? सुर्खियों क्यों भाई? सर हमको लग रहा है ना कुछ फ्रॉड हुआ होगा तो सुर्खियों आया होगा। अच्छा देखिए क्यों था। आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों से डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड स्थापित करने की गतिविधियों को रोकने को कहा है। अच्छा रोकने को कहा है, क्या डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड? ये तो पता नहीं सर, ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड ये क्या नया चीज़ आ गया?
अच्छा, सबसे पहले दिया था सर किस ये क्या होता है डिविडेंड, तब बात आगे बात बोलेंगे हम कुछ, लेकिन ये लाइन तो याद रखिए, क्यों तभी तो पता चलेगा ना क्या क्या पढ़ना उसमें। सबसे पहले क्या बताता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। सर फंड तो जान रहे हैं, डिविडेंड भी जान रहे हैं, इक्वलाइजेशन थोड़ा बता दें हम समझ जाएंगे, पूरा समझिए। DEF शॉर्ट में क्या बोलेंगे, डेफ बोलेंगे, डेफ नहीं DAF नहीं, DEF डेफ क्या है। डेफ की स्थापना शहरी सहकारी, बस पता नहीं चाहिए, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड डेफ किसके द्वारा स्थापित किया गया, या किस द्वारा की जाती है, शहरी सहकारी बैंक, ये याद रखिए। उसके बाद क्या है, इसमें वर्तमान में हुए लाभों को जमा कर दिया जाएगा, वर्तमान में हुए लाभों को जमा कर दिया, मतलब वर्तमान में जो लाभ हुए हैं उनको जमा कर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, ताकि भविष्य में जब लाभ कम हुआ हो या निवल घाटा हुआ हो तब भी लाभांश दिया जा सके। मतलब क्या, मतलब कह रहे हैं कि मान लीजिए कुछ लाभ इनको मिला 5 रुपये, तो इसको बचा कर रख लेंगे, जब कभी नुकसान हुआ होगा भविष्य में, है ना, जब कभी लाभ कम हुआ है उस समय ये इसी लाभ को यूज कर लेंगे। क्लियर हो गई बात, इसी क्या बोलते हैं DEF, ठीक है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, मतलब इक्वलाइजेशन करने के लिए, बस इतना कॉमन सेंस तब काम चलेगा कि इक्वलाइजेशन कर देंगे, ऐसा डिविडेंड जो क्या करता है इक्वलाइजेशन कर देता है, कि मान लीजिए घाटा हुआ, हम पिछले बचा के रखे हुए हैं, मिला के दे देंगे, उसको दिक्कत नहीं आएगी, है ना, एक चीज़ ये हो गया। उसके बाद क्या है, मजे से पढ़िए, इकोनॉमी टाइम लगेगा, मजाक को मजाक में मत लीजिएगा, सीरियस बात होती है। हाँ कभी कभी हम भी इंसान हैं, सर आप इंसान हैं क्या, अच्छा हमको लगा सर आप जो है एलियन हैं एलियन किसने नाम दिया था एलियन, पढ़िएगा जाकर, ठीक है। अब देखिए क्या है, हालांकि मौजूदा नियम पहले से संचित लाभ या निधि के लाभांश भुगतान करने का स्पष्ट रूप, जो अभी मौजूदा जो नियम है ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अगर कुछ संचित लाभ आप रखे हुए हैं, है ना, लाभ बचा के रखे हुए हैं, या निधि से लाभांश जो आप पैसा रखे हुए हैं या लाभांश रखे हुए हैं, उससे क्या करते हैं कि उसका भुगतान करने पर स्पष्ट रूप से रोक लगा देता है, जो मौजूदा नियम है ना। तो ये भी थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखिएगा। अब क्या आता है, अब ये आता है कि RBI ने शहरी सहकारी बैंक को, किसने, RBI ने किसको, शहरी सहकारी बैंक को डेफ में जमा फंड को जनरल रिजर्व फ्री में एक बार ट्रांसफर की अनुमति जरूर दी है, एक बार ट्रांसफर की, ताकि विनियामक पूंजी आवश्यकता से जुड़े उद्देश्यों को एक बार आप ट्रांसफर करो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ताकि मान लीजिए कि पूंजी आवश्यकता को पूरा करना है ना, तो एक बार आप मौका दे देते हैं ये, ठीक है। अब सवाल ये है कि सर जी अरे पहले तो ये बताइए कि शहरी सहकारी बैंक क्या है। अब यहाँ पे देखना शहरी सहकारी बैंक क्या है। एक सबसे पहली चीज़ क्या है, वैधानिक स्थिति, भाई कानून कुछ है कि नहीं, संविधान संशोधन लगे, सर संविधान संशोधन में क्या पता आया हो, अच्छा बैंक खोलने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, फिर तो हो चुका। देखिए वैधानिक स्थिति क्या है, ये बैंक संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम या बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत हैं। किस रूप में होते हैं, सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत होते हैं, ठीक है। दोहरा विनियमन, ये क्या है दोहरा विनियमन, सर दोहरा मतलब 2 तरीके से विनियमन हो रहा होगा, है ना, कैसे, RBI बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, RBI क्या करता है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत इनके बैंकिंग कार्यों को विनियमित और पर्यवेक्षण करता है। एक बात ठीक ये है, सहकारी समितियों से संबंधित राज्य केंद्रीय रजिस्ट्रार इनके प्रबंधकीय प्रशासनिक और अन्य मामलों की अगर निगरानी करता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या आता है, अब आता है ऋण, क्या है, ऋण वितरण। सर इसमें ऋण वितरण में क्या करेंगे, ऋण देंगे क्या, देखिए इन्हें मार्च 2026 तक अपने कुल ऋण वितरण का 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के अनिवार्य लक्ष्य को पूरा करना होगा। इन्हें कृषि कार्यों के लिए भी ऋण देने की अनुमति है, पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये ऋण अब आपको लगेगा शहरी बात हो रही है, शहरी सहकारी बैंक कृषि के लिए ऋण देंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा, है ध्यान रखिएगा। अब आता है क्या कि RBI का विनियामक ढांचा UCBs को 4 स्तरों में वर्गीकृत करता है, कितने करता है, 4 स्तरों में। देखिए क्या क्या है कि शहरी सहकारी बैंक UCBs का वर्गीकरण टियर 1, पहले टियर 1 में क्या है, सभी यूनिट्स UCBs को वेतनभोगी UCBs भले ही इनकी जमा राशि कितनी भी हो तथा 100 करोड़ रुपए तक की जमा राशि वाले अन्य सभी USBs, कितना 100 करोड़ याद रखिएगा। टियर 2 में क्या है, 100 से 1000 करोड़ तक की जमा राशि, ठीक है। और टियर 3 में क्या है, 1000 से 10,000 तक की जमा राशि। और टियर 4 में क्या है, 10,000 करोड़ से अधिक की जमा राशि वाले, ठीक है। उम्मीद है कि ये 4 पॉइंट्स हो जाएगा। उसके बाद क्या पॉइंट आता है,
यूसीबीज को मजबूत करने के लिए शुरू की गई पहलें। अच्छा, यूसीबीज को शुरू मजबूत करने के लिए, इसमें क्या है, यूसीबीज को मजबूत करने के लिए शुरू की गई कौन कौन पहल देखिएगा। बैंकिंग विनियमन संशोधन अधिनियम 2020, यह आरबीआई को सहकारी बैंकों के बोर्डों को हटाने की शक्ति देता है। किसको? आरबीआई को सहकारी बैंकों के बोर्डों को। ठीक है, एक तो ये हो गया। इस अधिनियम में यूसीबीज के प्रबंधन, प्रशासन, समापन आदि को आरबीआई के दायरे में ला दिया है। आरबीआई ताकत बढ़ती जा रही है ना, ऐसा लग रहा होगा आपको। उसके बाद क्या है, विस्तार में सुगमता। कुछ यूसीबीज को आरबीआई की पूर्व अनुमति के बिना पिछले वित्त वर्ष में मौजूदा शाखाओं की संख्या का 10% अधिकतम 5 शाखाएं, 10% अधिकतम 5 शाखाएं तक की नई शाखाएं खोलने की अनुमति है। अब आता है NUCFDC। क्या NUCFDC ये क्या है सर? ये नया नया नाम कहाँ से आ रहा है? आ रहा है बहुत दूर से आ रहा है नया नया नाम, क्योंकि अपने हाथ कुछ होता नहीं नया नया नाम। सर वस्तु है क्या कोई? देखिए क्या है इसमें, क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड NUCFDC यूसीबीज के लिए एक प्रमुख संगठन। अच्छा है, यूसीबीज के लिए प्रमुख संगठन है, ये आपको याद होना चाहिए, तो पता होना चाहिए प्रमुख संगठन, हमको पता नहीं कुछ। तो सवाल ये है कि NUCFDC के बारे में कुछ जान लेते हैं। सर चाय पी लें क्या? चाय पीएंगे? चाय वो एक नसीब नहीं मिलता ना। देखिए क्या है NUCFDC क्या है। NUCFDC एक अम्ब्रेला संगठन। सर छाता है क्या ये? भाई अम्ब्रेला संगठन है, मतलब सबको ढकता है इस तरह से, इस तरह ध्यान रखिए। यह आरबीआई के साथ टाइप 2 NBFC-ND के रूप में पंजीकृत है। क्या NBFC-ND ये क्या सर? NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये की हो गया है। ND क्या होता है सर? नॉन डिपॉजिट। अच्छा अच्छा सर पढ़े हैं लग रहा है। नहीं हम इससे आगे चलो ठीक है, टाइम पास कर देते हैं। क्या NUCFDC की एक अम्ब्रेला कंपनी संगठन, ठीक है। यह आरबीआई के साथ टाइप 2 NBFC-ND के रूप में पंजीकृत है। अच्छा, टाइप 2 NBFC-ND ये क्या है? टाइप 2 NBFC-ND लोगों से जमा स्वीकार कर लेती है, मतलब लोग पैसा जमा कर सकते हैं, मतलब पब्लिक फंड है, ठीक है ना, पब्लिक फंड जमा कर सकते हैं, या स्वीकार करने का इरादा रखती है, मतलब स्वीकार भी कर सकती है और इरादा रख सकती है। इरादा कौन? आएगा पैसा तो जमा कर ही लेंगे जल्दी जल्दी हम, ऐसा भी है, आएगा पैसा जमा कर लेंगे ना भाई, क्या दिक्कत क्या है। एक ये, या ग्राहकों से लेन देन करती है। अच्छा, ग्राहकों से लेन देन करती है, या लेन देन करने क्या रखती है? इरादा रखती है। यार भैया इरादे में काम चलेगा क्या? कभी काम भी कर लो भाई, इरादा करोगे केवल। देखिए क्या है, NUCFDC को यूसीबी क्षेत्र के लिए स्व विनियामक SRO के रूप में कार्य करने की अनुमति है। SRO के रूप में? अच्छा ध्यान रखिएगा, किसको? NUCFDC को यूसीबी क्षेत्र के लिए SRO के रूप में। अब SRO सर क्या है? इतना देर पढ़ा है, SRO ही भूल गए, रिवाइज कर देख लीजिएगा, है ना। अब क्या आता है, 2006 में श्री NS विश्वनाथन की अध्यक्षता में गठित आरबीआई की एक कार्य समूह ने सर्वप्रथम भारत के यूसीबी क्षेत्र के लिए एक अम्ब्रेला संगठन की आवश्यकता पर बल दी। किसने? 2006 में किसको? कौन था? श्री NS विश्वनाथन। नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना होगा मेरे भाई। नहीं सुना सर? सर हम ये सब नाम नहीं सुना। हम क्या सुनते हैं? हम सुनते हैं जो डांस करते हैं, जो हीरो बनते हैं, उनको हम सुनते हैं। हम इनको नाम सुनेंगे? सब वैज्ञानिक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, इनका हम पढ़ेंगे? जो पढ़ा है मैं उसको पढ़ूंगा, ऐसा हो सकता है? हम उसको पढ़ेंगे जो अनपढ़ होगा। ऐसी बात है। मजा लेते रहे बीच बीच में। सो गए, पता लगा सो गए, खराटा मार रहे हैं, सब सोच रहे हैं भाई सो गए क्या, बहुत गहरी नींद में पढ़ रहे हैं। गहरी नींद में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो, ठीक है। 2009 में क्या, कौन है? श्री VS दास की अध्यक्षता में गठित आरबीआई की एक कार्य समूह ने राष्ट्रीय स्तर के एक अम्ब्रेला संगठन NUCFDC जैसा के गठन की सिफारिश की थी। सिफारिश कर दी, काम बन गया। सर ऐसा भी है क्या? अब NUCFDC के प्रमुख कुछ काम करता है क्या सर? NUCFDC नहीं, ये काम नहीं कर रही, ये जो बैठे रहते हैं, कोई आएगा तो बताएंगे, ऐसे सोचते हुए बैठ कर, काम नहीं करना होता। भाई काम तो करेंगे ना, संस्थाएं तो संगठन काम कर रही है, इनका क्या काम करना है? तरलता और पूंजी ज़्यादा प्रदान करना। तरलता से पूंजी से पैसा देते हैं क्या? ये बताइए, हमको हेल्प चाहिए बहुत जल्दी, क्या करो भाई पैसा? सर बड़ी समस्या है, बहुत गरीब है हम। अच्छा बहुत गरीब है, ठीक है बात है। देखिए यह पूंजी जुटाकर 300 करोड़ रुपए की पूंजी उधार तक के पहुंचने का लक्ष्य रखे हुए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर यूसीबी की सहायता की जा सके। अच्छा देख रहे हैं ना, ये यूसीबी की सहायता में ही लगे हुए हैं कि किस तरह भगवान हम पैसा बचाएं और यूसीबी को दें, है ना, क्योंकि उन्हीं का संगठन है ना। विनियामक संबंधी नियमों के पालन को आसान बनाना, ये भाई साहब ये नियम पालन आसान बना रहे हैं।
यह लघु बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के नियमों का पालन करने हेतु तैयार करने में मदद करे। अच्छा, ऐसा मदद करते सर, ये पैसे दे देंगे आप, बता ही रहते देर से। यह यूसीबीज को और विनियामक संस्थाओं के बीच विचार विमर्श को आसान बनाएगा। अच्छा, विचार विमर्श के क्या इधर से बात उधर करेंगे क्या? ये तो सर गलत काम करेंगे, इधर की बात उधर करेंगे, कुछ समझाएंगे ना? हाँ ठीक है। एक साझा प्रौद्योगिकी मंच विकसित करना, इसमें क्या है? एनयूसी एफडीसी यूसीबीज को अपेक्षाकृत कम लागत पर अपनी सेवाओं का दायरा बढ़ाने में मदद करेंगे। सर आज के जमाने में मदद नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो समझाइए जाकर के एनयूसी एफडीसी को समझाइए भाई, किसी को मदद नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोग छोड़ भाग जाएंगे। अच्छा ऐसे अगर वो कैसे काम चलेगा दुनिया, फिर दुनिया कैसे चलेगी? दुनिया को भी चलना है ना। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ ये वाला पॉइंट। तब उसके बाद कल इस पे जो है नेक्स्ट वाला लेक्चर शुरू करेंगे, दूसरे फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस पे है। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी छोड़ देंगे तो टाइम क्या हुआ, देखिए 30 मिनट हो गया, अभी छोड़ देंगे तो फिर छूटा रह जाएगा। क्या है इसमें? प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई पीसीए फ्रेमवर्क, इसमें क्या है? सुर्खियों में क्यों? आरबीआई ने यूसीबीज प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों, अच्छा प्राथमिक सर, प्राथमिक विद्यालय सुना, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के बारे में बताना चाहिए, ऐसे पढ़ना पड़ेगा हमको, के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई पीसीए फ्रेमवर्क। पीसीए सर क्या होता है? पीसीओ सुने थे, पीसीए कर दिए, पीसीओ याद रखिएगा। प्राइमरी ये क्या है इसका? पीसीए सर फुल फॉर्म हमको नहीं आता। प्रॉम्प्ट और क्या? करेक्टिव और क्या? एक्शन, क्या है? पीसीए। ठीक है। अच्छा, इसका जो है विशेषता क्या है सर? विशेषता कुछ क्या है बताइए जल्दी से, बताइए विशेषता, बताइए जल्दी से, क्या विशेषता? उद्देश्य पर जानिए, उद्देश्य क्या करेगा? अधिक सटीकता और लचीलेपन के साथ शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय संकट को दूर करना। अच्छा, वित्तीय संकट दूर करेगा, पैसा वाला काम कर रहा है। कमाने वाले बेटे को इज्जत होती है, बेरोजगार बेटों की इज्जत नहीं होती, इसलिए इसकी इज्जत होगा, है ना? अच्छा, ऐसा बात है। कार्यान्वयन क्या होगा? देखिए, यह फ्रेमवर्क मौजूदा पर्यवेक्षी कार्रवाई फ्रेमवर्क एसएएफ की जगह लेगा। अच्छा जगह भी लेगा, क्या बात है। यह 1 अप्रैल 2025 से अभी लागू होगा सर। 1 अप्रैल इंपॉर्टेंट हो गया ना, जो चीज़ होने वाला है इंपॉर्टेंट वो होता है, तो ध्यान रखिएगा। नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ। अच्छा, किन पर लागू होगा? यह फ्रेमवर्क टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 श्रेणियों के सभी शहरी सहकारी बैंकों पर लागू होगा, सभी शहरी सहकारी बैंकों पर लागू होगा। हालांकि यह ऑल एक्सक्लूसिव डायरेक्शन AID में रखे गए शहरी सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होगा। अच्छा, ऐसा भी है। ठीक है, शहरी सहकारी बैंकों को उनकी पूंजी, परिसंपत्ति, गुणवत्ता और लाभ जैसे मानदंडों के आधार पर पीसीए फ्रेमवर्क निगरानी में रखा जाएगा। ठीक है, ठीक बात है। खराब वित्तीय स्थिति और कुप्रबंधन वाले उन शहरी सहकारी बैंकों को इस फ्रेमवर्क में के तहत लाया सकता है। ठीक बात है, जिन्होंने जोखिम की सहन सीमा पार कर ली है। रख रही है, ऐसे याद करिए। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क से बाहर निकलना और प्रतिबंधों को वापस ले लेना। ऐसा क्या? यदि कोई शहरी सहकारी बैंक लगातार 4 तिमाही मतलब 3 चौक 12 कितना हो गया? 12 महीने 4 तिमाही के वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी भी पैरामीटर में जोखिम सीमा को पार नहीं करता है तो उस बैंक पर पीसीए फ्रेमवर्क की निगरानी हटा ली जाएगी, नहीं तो वो निगरानी रहेगी। ठीक बात है। उम्मीद है कि बातें पूरी समझ में आई होंगी, पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे सर बताइए जल्दी से। ये देखिए, भारत में सूक्ष्म वित्त या माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के 50 वर्ष। ठीक है, आज के लिए हम रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।